अध्याय 17 पूर्वी समस्या। बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्क लोग। ऑस्ट्रिया तथा रूस में जिस बात को लेकर कटुता उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी कांग्रेस व्यवस्था भंग हो गई थी, वो थी ग्रीस का टर्की के विरुद्ध विद्रोह। तुर्क लोग एशियाई मुसलमान थे जिन्होंने 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्वी यूरोप विजय कर लिया था। 16वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था और उत्तर पूर्व में काला सागर के उत्तर के प्रदेश तथा पश्चिमोत्तर में पवित्र रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। यूरोप के इस भाग में, जो बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है, अनेक प्रजातियों के लोग रहते थे, जैसे ग्रीक, रोमानियन, अल्बेनियन तथा महान स्लाव प्रजाति के, जो अनेक शाखाओं सर्बियन, बोस्नियन, बल्गेरियन, मॉन्टीग्रेनियन आदि में विभक्त थी, जो ईसाई थे और भाषा, रक्त आदि में तुर्कों से भिन्न थे। तुर्कों ने इन सब को विजय करके उन्हें तुच्छ समझकर उन्हें आत्मसात करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और न उन्हें किसी प्रकार से संगठित ही किया। तुर्क शासक उनका सब प्रकार से शोषण करते रहे और वे लोग भी विरोध करना असंभव देखकर चुपचाप अत्याचार सहते रहे, परंतु वे अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। रोगग्रस्त तुर्क साम्राज्य। तुर्क साम्राज्य आरंभ में बड़ा शक्तिशाली था और 17वीं शताब्दी तक यूरोप में ईसाई लोगों के लिए एक दैवी अभिशाप के रूप में था, परंतु 18वीं शताब्दी में उसमें निर्बलता के लक्षण प्रकट होने लगे। उस पर दोनों ओर से दबाव पड़ने लगा। उत्तर पश्चिम की ओर से ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग सम्राट उनके विरुद्ध आगे बढ़ने लगे और कार्लोवित्स तथा पेस्ट्रोवित्स की संधियों द्वारा ऑस्ट्रिया ने टर्की से हंगरी तथा ट्रांसल्वेनिया के प्रदेश ले लिए। उधर उत्तर की ओर से रूस भी काला सागर की ओर बढ़ने लगा और काला सागर के उत्तरी तट पर उसने अपना अधिकार कर लिया। 18वीं शताब्दी में ये दोनों शक्तियां कभी अलग अलग और कभी मिलकर टर्की के विरुद्ध युद्ध करती रहीं और टर्की की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती रही। तुर्क लोग जाति, धर्म, संस्कृति आदि सभी बातों की दृष्टि से यूरोपीय समाज में एक विदेशी तत्व के समान रहे और वे कभी उस समाज में घुल मिलकर एक न हो सके। 18वीं शताब्दी से ही जब टर्की की शक्ति क्षीण होने लगी तो वो रोगी समझा जाने लगा और यूरोप के सामने ये समस्या आई कि उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या होगा। प्रायः 2 शताब्दियों तक साधारणतया यही माना जाता रहा कि उसका स्थान यूरोप की महान शक्तियों में से कोई एक ले लेगी। इस बात की कोई कल्पना भी नहीं करता था कि उस राज्य में बसने वाली प्रजातियां भी अपना भाग्य निर्णय अपने हाथ में रखने का दावा कर सकती हैं। इस प्रकार उस समय तक टर्की की समस्या का संबंध बाल्कन प्रायद्वीप के विभिन्न लोगों से नहीं, वरन यूरोप के राज्यों से, मुख्यतः रूस से था। पृष्ठ 184। ऑस्ट्रिया और रूस के हित। यूरोप की महान शक्तियों में से जो टर्की का स्थान ले सकती थीं, वे स्वभावतः उसकी पड़ोसी शक्तियां ऑस्ट्रिया तथा रूस ही थीं। आरंभ में इस ओर रूस का ध्यान ही अधिक रहा। ऑस्ट्रिया का मुख्य ध्यान दूसरी ओर था। महान पीटर से लेकर प्रथम एलेक्जेंडर तक रूस निरंतर दक्षिण की ओर बढ़ता रहा और यूरोपीय शक्तियां भी टर्की की समस्या में उस ओर विशेष ध्यान दिए बिना केवल रूस के हित की प्रधानता मानती रहीं। हाँ, कभी कभी फ्रांस, जिसके टर्की से अच्छे संबंध थे और मिस्र में व्यापारिक हित भी थे, अवश्य विरोध करता रहा। यूरोपीय शक्तियों की इस तटस्थता से लाभ उठाकर रूस आगे बढ़ता रहा और 1774 तक काला सागर के किनारे तक उसने अपना अधिकार जमा लिया। उस वर्ष कैनार्डजी की संधि के द्वारा उसने अजो लेकर अपने और अपने व्यापारिक जहाजों के निर्बाध आने जाने का अधिकार प्राप्त कर केवल काला सागर पर अपना अधिकार ही मजबूत नहीं किया, वरन कुस्तुंतुनिया में अपना स्थायी दूतावास खोलने का तथा टर्की के साम्राज्य में रहने वाले यूनानी चर्च के ईसाइयों के संरक्षण का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। बाल्कन प्रायद्वीप के निवासी अधिकतर स्लाव प्रजाति के थे। रूस का जार स्लाव होने के नाते एक प्रकार से स्लाव परिवार का प्रमुख था और इस कारण स्लाव लोगों को उससे सहानुभूति की आशा थी। इस संधि से जो अधिकार रूस को मिले वे स्पष्ट नहीं थे, परंतु इन दोनों बातों के कारण रूस को टर्की में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और अत्यंत खतरनाक स्थान प्राप्त हो गया। वो टर्की की प्रजा के अधिकांश का संरक्षक बन गया और उसे बाल्कन प्रायद्वीप में अपनी इच्छानुसार हस्तक्षेप करने की सुविधा प्राप्त हो गई। 1783 में द्वितीय कैथरीन ने बाउग नदी के पूर्व का टार्टार्स प्रदेश छीन लिया और 1792 में जासी की संधि के द्वारा नीस्टर नदी तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया।
टिलसिट की संधि के अनुसार नेपोलियन ने जार को टर्की के मोल्डोवोनिया और वालेशिया के प्रदेश दिलवाने का वचन दिया था। ये प्रदेश तो उसे नहीं मिले, परंतु 1812 में बुखारेस्ट की संधि के अनुसार उसने टर्की से बेसारेबिया का प्रदेश छीन लिया और इसके साथ ही सर्बिया के लोगों को अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्रता दिलवा दी। फ्रांस और इंग्लैंड। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के आरंभ तक रूस दक्षिण की ओर निरंतर बढ़ता रहा तथा टर्की के साम्राज्य को क्षति पहुंचाकर उसे कमजोर करता रहा, परंतु यूरोपीय राज्यों ने उस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हाँ, फ्रांस अपने हितों की ओर से बेखबर नहीं था। मिस्र में उसके व्यापारिक हित थे जिनको वो सुरक्षित रखना चाहता था, और फ्रेंच क्रांति के पहले जब द्वितीय कैथरीन तथा ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ में टर्की साम्राज्य के विभाजन के संबंध में बातचीत चल रही थी, तो फ्रांस को मिस्र तथा सीरिया देने का निश्चय किया गया था। परंतु फ्रांस के लिए टर्की की उपयोगिता की ओर फ्रेंच लोगों का ध्यान सबसे अधिक नेपोलियन ने आकृष्ट किया, और नेपोलियन के विचारों तथा कार्यकलापों को देखकर अंग्रेजों का ध्यान भी उधर गया। अंग्रेज व्यापारी तो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग के व्यापार का महत्व बहुत पहले से समझते थे, परंतु अंग्रेज राजनीतिज्ञों को टर्की में होने वाली घटनाओं का इंग्लैंड के लिए राजनीतिक महत्व बहुत देर में समझ में आया। कनिष्ठ पिट का पहला अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जिसने टर्की की समस्या का इंग्लैंड के लिए महत्व समझा था। उसने पार्लियामेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। पृष्ठ 185। जब नेपोलियन ने मिस्र पर आक्रमण किया तो अंग्रेज अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित अवश्य हुए, फिर भी उन्होंने टर्की की समस्या के महत्व को नहीं समझा। टर्की की निर्बलता, रूस की दक्षिण की ओर प्रगति तथा फ्रांस की भूमध्य सागर संबंधी आकांक्षाएं अंग्रेज राजनीतिज्ञों को उस समय तक भी एक स्थानीय समस्या दिखाई देती थीं। जब 1821 में ग्रीस के लोगों ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह किया, तब कहीं जाकर इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ जागे और टर्की के समस्या की ओर ध्यान देने लगे। पूर्वीय समस्या। इस प्रकार धीरे धीरे टर्की की समस्या, जो आरंभ में केवल एक स्थानीय समस्या समझी जाती रही, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई। ये समस्या इतिहास में पूर्वीय समस्या के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्यतः ये टर्की की समस्या थी। प्रश्न ये था कि बाल्कन प्रायद्वीप में टर्की का जो क्षय हो रहा था और जिसका पतन निश्चित था, इसका स्थान कौन लेगा। इस प्रश्न ने समय समय पर भिन्न भिन्न रूप धारण किए। आरंभ में तो इस प्रश्न का रूप एक ओर तो टर्की तथा दूसरी ओर ऑस्ट्रिया एवं वेनिस का संघर्ष था। बाद में ये प्रश्न टर्की के सुल्तान तथा रूस के जार की प्रतिद्वंदिता में केंद्रित हो गया, किंतु 1820 के बाद जब रूस की गतिविधि से ये प्रकट होने लगा कि वो टर्की की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कमजोरी से लाभ उठाकर उसे हड़प लेना चाहता है, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस अपने विभिन्न हितों से प्रेरित होकर इस ओर ध्यान देने लगे और ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय बन गई। इस प्रकार एक ओर तो अपनी कमजोरी के कारण टर्की को बाह्य आक्रमण का भय था, उधर दूसरी ओर इसी कमजोरी के कारण साम्राज्य में रहने वाली विभिन्न ईसाई जातियां भी, जो फ्रेंच क्रांति द्वारा प्रसारित स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं से प्रेरित होकर स्वतंत्र होने का स्वप्न देख रही थीं, अपने स्वप्न को सत्य करने का प्रयत्न करने लगी, और जो समस्या विभिन्न राज्यों के विरोधी हितों के संघर्ष के कारण जटिल हो रही थी और अधिक जटिल हो गई। बाल्कन राष्ट्र। हम ऊपर बता चुके हैं कि बाल्कन प्रायद्वीप में अनेक प्रजातियां रहती थीं, जो सब प्रकार से तुर्क लोगों से भिन्न थीं। ये प्रजातियां ईसाई थीं और मुसलमान तुर्कों के अत्याचारी शासन एवं शोषण से दुखी थीं। जब तक तुर्क लोग शक्तिशाली रहे, तब तक तो वे सब लोग दबे रहे, किंतु जब सुल्तान की विलासिता, सेना की अनुशासनहीनता तथा शासन की भ्रष्टता एवं दुर्बलता के कारण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो उनमें आशा का संचार हुआ। इसके साथ ही क्रांतिकारी विचारों से उन्हें प्रेरणा भी मिली और वे स्वतंत्र होने का स्वप्न देखने लगे। वियना कांग्रेस में इन प्रजातियों का प्रश्न उठा था, परंतु उस पर विचार नहीं किया गया, जिससे उन लोगों को बड़ी निराशा हुई। किंतु अब उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हो चुकी थी और उन्होंने स्वयं ही अपने पैरों पर खड़े होकर प्रयत्न शुरू कर दिए। सर्बिया का सफल विद्रोह। वियना कांग्रेस के बहुत पहले बाल्कन प्रायद्वीप में स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न आरंभ हो गया था और उसको आरंभ करने का श्रेय सर्ब लोगों को था। जिन दिनों यूरोप के सभी राज्य नेपोलियन का दमन करने के प्रयत्न कर रहे थे, उन्हीं दिनों सर्बिया के किसान लोग कारा जॉर्ज नामक एक बड़े पराक्रमी देशभक्त कृषक नेता के नेतृत्व में टर्की के विरुद्ध उठ खड़े हुए। पृष्ठ 186।
उन्हें रूस के जार से सहायता की आशा थी, परंतु उनकी आशा पूरी नहीं हुई। फिर भी उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया और तुर्कों को सर्बिया से बाहर निकाल दिया। परंतु इसके बाद सर्ब लोग आपस में ही लड़ने लगे और उनका पक्ष कमजोर पड़ गया। रूस ने इसकी सहायता तो नहीं की थी, परंतु 1812 में उसने बुखारेस्ट की संधि के अनुसार टर्की को विवश करके सर्बिया के लोगों को आंतरिक स्वशासन के कुछ अधिकार दिला दिए। किंतु अगले ही वर्ष सुल्तान ने फिर से सर्बिया पर अधिकार कर लिया और बड़ी निर्दयता पूर्वक शासन प्रारंभ किया। इस पर 1815 में सर्ब लोग फिर बिगड़ खड़े हुए। इस समय काराजॉर्ज कारागार में था और विद्रोह का नेता मिलोश ओब्रिनोविच था, जो काराजॉर्ज का प्रतिद्वंदी था। वो युद्ध करता रहा और अंत में उसे कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। 1817 में बेलग्रेड में एक राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ, जिसने टर्की की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति से ओब्रिनोविच को अपना राजा चुन लिया और राजा का पद उसके वंश में वंशानुगत कर दिया। सर्बिया को स्थानीय शासन के कुछ अधिकार मिले और उस पर सुल्तान की संप्रभुता कायम रही। 1826 में रूस ने टर्की को दबाकर सर्बिया को अपने संरक्षण में लेकर उसे प्रायः पूर्ण आंतरिक स्वशासन प्रदान कर दिया। जब ग्रीस की स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त हुआ तो सुल्तान ने एड्रियानोपल की संधि में 1826 में सर्बिया में हुई व्यवस्था को पुनः स्वीकार किया। इस प्रकार रूस की सहायता से 1830 तक सर्बिया आंतरिक शासन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। यद्यपि नाम मात्र को उस पर सुल्तान की संप्रभुता बनी रही और उसने प्रति वर्ष सुल्तान को भेंट देना स्वीकार किया। इस प्रकार टर्की के साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ और उसमें से पहला राज्य उत्पन्न हुआ। ग्रीस का स्वातंत्र्य युद्ध। ग्रीस में राष्ट्रीयता की जागृति। जिन दिनों सर्बिया में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रयत्न हो रहा था, उन्हीं दिनों ग्रीस में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था। ग्रीस के लोगों की दशा साम्राज्य के अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छी थी। तुर्क लोगों ने उन्हें दबाया भी था, परंतु कई बातों में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी, शासन प्रबंध में भी उनका हाथ था और वे ऊंचे ऊंचे पदों पर भी नियुक्त थे। भूमध्य सागर के व्यापार में भी वे काफी भाग लेते थे, जिसके कारण वे समृद्ध भी काफी थे। अच्छे नाविक होने के कारण टर्की के बेड़े में अधिकतर यूनानी मल्लाह ही थे और बेड़े के बहुत से अफसर भी यूनानी ही थे। द्वीपों में तो वे प्रायः स्वतंत्र ही थे, उन्हें केवल वार्षिक भेंट देनी पड़ती थी। वे सब यूनानी चर्च के अनुयायी थे और समान धार्मिक जीवन के कारण उनमें जातीय एकता की अनुभूति भी थी। 18वीं शताब्दी के अंत में उनमें अपने प्राचीन गौरव की चेतना भी जागृत हो रही थी। यद्यपि उस समय यूनानी लोग अधिकांश में मिश्रित स्लाव रक्त वाले थे और प्राचीन यूनानियों के वंशज केवल किनारे के कुछ भागों तथा कुछ द्वीपों में ही थे। उनकी भाषा भी पुरानी यूनानी भाषा नहीं थी। उस समय यूनानी भाषा का संस्कार तथा पुनरुत्थान करने के लिए बौद्धिक आंदोलन चल रहा था, जिससे राष्ट्रीय चेतना का संस्कार बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी परतंत्रता बहुत अखरती थी और उनमें तुर्कों के शासन से स्वतंत्र होकर प्राचीन यूनानी साम्राज्य का पुनरुद्धार करने की इच्छा जागृत हो रही थी। फ्रेंच क्रांति की भावनाओं ने इच्छा को और तीव्र कर दिया। उन दिनों इंग्लैंड तथा फ्रांस में अनेक व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें यूनानी सभ्यता के प्रति श्रद्धा थी। उनसे खुल्लम खुल्ला प्रोत्साहन तथा जार अलेक्जेंडर की धार्मिक सहानुभूति से भी इस इच्छा को बल मिला। पृष्ठ 187। स्वतंत्रता की प्राप्ति के उद्देश्य से गुप्त समितियां बनने लगीं, जिनमें मुख्य मित्र समाज था और जिसका निर्माण 1814 में ओडेसा में 4 व्यापारियों ने किया था। शीघ्र ही इस समाज में देश के अंदर तथा बाहर से प्रमुख यूनानी लोग सम्मिलित हो गए और कहा जाता है कि 4-5 वर्ष में ही उसके सदस्यों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। उसका उद्देश्य यूरोप से तुर्कों को निकालना तथा प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पुनः स्थापना करना था। स्वातंत्र्य संग्राम का श्री गणेश। यूनानी नेताओं की योजना बाल्कन प्रायद्वीप की समस्त ईसाई प्रजातियों को तुर्कों के विरुद्ध एक साथ खड़ा करने की थी, परंतु इस योजना में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि तब तक अन्य प्रजातियों में राष्ट्रीय जागृति उतनी तीव्र नहीं थी जितनी यूनानियों में थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रजातियां अपने पुराने पारस्परिक वैमनस्य के कारण ग्रीस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार भी नहीं थी। इस कारण यूनानियों ने अन्य प्रजातियों के सहयोग के बिना स्वयं अपने ही भरोसे और अपने ही लिए युद्ध पर कमर कसी। उन्हीं दिनों सर्बिया में स्वातंत्र्य युद्ध चल रहा था और स्पेन, पुर्तगाल तथा इटली में विद्रोह की आग सुलग रही थी। इन प्रयत्नों से प्रोत्साहित होकर उन्होंने 1821 में अपने स्वातंत्र्य संग्राम का श्री गणेश कर दिया। मोल्डेविया में
स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ का सर्वप्रथम अवसर 1821 में मिला, जब अल्बानिया में जनीना का सूबेदार अली पाशा विद्रोही हो गया। इससे प्रोत्साहित होकर मोल्डेविया में रहने वाले यूनानियों ने हैप्सिलाल्टी के नेतृत्व में रूस की सहायता की आशा से विद्रोह का झंडा खड़ा किया। सहायता की आशा का आधार ये था कि उन दिनों अलेक्जेंडर का मुख्यमंत्री एक यूनानी काउंट केपोदस्ट्रिया था, जो मित्र समाज का सदस्य था। किंतु विद्रोहियों के दुर्भाग्य से उस समय लाइबेक की कांग्रेस हो रही थी, जहां यूनानी आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति होते हुए भी अलेक्जेंडर ने मेटरनिक के प्रभाव में आकर उसका साथ नहीं दिया और टर्की ने उन्हें 3 महीनों के अंदर ही परास्त कर दिया। ग्रीस में मोल्डेविया के विद्रोह के दमन के पूर्व ही अप्रैल में मोरिया तथा इजियन सागर के द्वीपों में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह आरंभ हो गया था। ये विद्रोह बड़ा भयंकर था। विद्रोहियों के पास कोई सुसंगठित सेना नहीं थी, परंतु उनमें राष्ट्रीयता का जोश था और वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्हें बाहर से सहानुभूति प्राप्त थी। प्राचीन यूनानी सभ्यता में श्रद्धा रखने वाले असंख्य व्यक्ति, जिनमें इंग्लैंड का प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन भी था, पश्चिमी यूरोप से ग्रीस की सहायता करने आ पहुंचे। बाहर से स्वयं सेवक इतनी बड़ी संख्या में आए थे कि सुल्तान ये शिकायत करने लगा कि मुझे अपनी विद्रोही प्रजा का ही नहीं, अपितु यूरोपीय संघ का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। सुल्तान इस विद्रोह के लिए तैयार नहीं था। उसकी अधिकांश सेना अली पाशा से लड़ने में लगी हुई थी, अतः वो विद्रोहियों का ठीक तरह से सामना नहीं कर सका और उसकी सर्वत्र पराजय हुई। पृष्ठ 188। ये विद्रोह अच्छी तरह संगठित नहीं था और यूनानियों ने मुसलमानों की हत्या करना आरंभ कर दिया। उन्होंने मोरिया में मुसलमानों का कत्लेआम बोल दिया, जिसका उत्तर तुर्कों ने थिसेली तथा मेसिडोनिया में यूनानियों की हत्या से दिया। यूनानियों ने इस प्रकार स्वतंत्रता के पवित्र नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या का कलंक लगाया और जो स्वतंत्रता का युद्ध था, विनाश के युद्ध में बदल गया। यूनानियों की पराजय। इस स्थिति में सुल्तान ने 1824 में मिस्र के अपने सूबेदार मोहम्मद अली से सहायता मांगी। मोहम्मद अली कहने को तो सुल्तान का सामंत था, परंतु वस्तुतः वो स्वतंत्र था और सुल्तान से सहायता के बदले में मोरिया, सीरिया तथा दमिश्क की सूबेदारी देने का वचन प्राप्त करके ही उसने अपने पुत्र इब्राहिम पाशा को एक यूरोपीय ढंग पर शिक्षित एवं सुसज्जित सेना के साथ भेजा, जिसने बड़ी निर्दयता के साथ विद्रोह को दबा दिया। 1826 में मिसोलोंगी का पतन हो गया। 1827 में एथेंस भी विद्रोहियों के हाथ से निकल गया और यूनानियों की पराजय निश्चित दिखाई देने लगी। किंतु इसी समय यूरोपीय सत्ताओं ने हस्तक्षेप किया और पासा पलट गया। यूरोपीय सत्ताओं का हस्तक्षेप। ग्रीस के विद्रोह का प्रश्न यूरोपीय सत्ताओं के सामने लाइबेक की कांग्रेस में ही उपस्थित हो गया था। मेटरनिक की दृष्टि में यूनानी विद्रोही थे और सुल्तान को उनका दमन करने का अधिकार था, अतः वो हस्तक्षेप करने के विरुद्ध था। जार प्रथम अलेक्जेंडर भी उससे सहमत हो गया। उधर इंग्लैंड हस्तक्षेप न करने की नीति का समर्थक था ही। कैसलरी और उसके बाद कैनिंग दोनों ही अन्य राज्यों में उस समय तक हस्तक्षेप करने के विरोधी थे, जब तक संधि द्वारा स्वीकृत दायित्वों का निर्वाह करने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक न हो जाए। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया दोनों ही समझते थे कि यूनानियों की सफलता का अर्थ होगा टर्की का विनाश, और उसके विनाश से उत्पन्न होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों से दोनों ही डरते थे। अतः दोनों ने इस बात का प्रयत्न किया कि इस मामले से यूरोप की सत्ताएं दूर रहे और कुछ अंश तक उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। परंतु इस प्रश्न को बिल्कुल अलग रखना असंभव था। कुछ ही दिन बाद रूस का रुख बदलने लगा। रूस की परंपरागत नीति दक्षिण की ओर बढ़ने की थी और आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा उपयुक्त अवसर था। सुल्तान ने हस्तक्षेप के लिए उसे एक बहाना भी दे दिया था। उसने कुस्तुनतुनिया के पेट्रिकार्क को, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का अध्यक्ष था, मरवा डाला था। जार स्वयं इसी चर्च का अनुयायी था और अपने आप को उसका संरक्षक समझता था। सुल्तान के इस अपराध से रूस में बड़ा रोष फैल रहा था। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने पूर्व संधियों का पालन भी नहीं किया था और उसने कुछ ऐसे यूनानी जहाज भी पकड़ लिए थे जिन पर रूसी झंडा फहरा रहा था। इन सब कारणों से रूस ने टर्की से अपना कूटनीतिक संबंध तोड़ दिया और युद्ध अनिवार्य मालूम होने लगा। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने सुल्तान को यूनानियों के साथ नरमी का व्यवहार करने तथा रूस को कुछ रियायतें देने के लिए समझाया और किसी प्रकार रूस शांत बना रहा। नेवेरिनो की मुठभेड़। किंतु इसी समय दो घटनाएं ऐसी हो गईं जिनके कारण स्थिति पूर्णतः बदल गई।
अब कैसलरी के स्थान पर कैनिंग इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया था। पहले तो वो भी हस्तक्षेप न करने के पक्ष में था, परंतु उसने शीघ्र ही यूनानियों को विद्रोही की जगह एक युद्धरत राष्ट्र मान लिया, जिससे उनके जहाजों द्वारा जो हानि भूमध्य सागर में अंग्रेजों की हुई उसकी पूर्ति कराई जा सके। इस पर ऑस्ट्रिया तथा रूस को भी अपनी मनोवृत्ति बदलनी पड़ी और हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी। पृष्ठ 189। किंतु हस्तक्षेप किस प्रकार हो, इस प्रश्न पर मतभेद रहा। इतने में जार अलेक्जेंडर का देहांत हो गया और उसकी जगह उसका भाई प्रथम निकोलस जार बना, जो रूस की परंपरागत नीति के अनुसार अपनी ही ओर से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। इस पर कैनिंग ने उससे इंग्लैंड तथा रूस दोनों के सम्मिलित हस्तक्षेप का प्रस्ताव किया। 1826 में दोनों ने टर्की के सुल्तान से ग्रीस को टर्की के संप्रभुत्व के अंतर्गत एक अधीन राज्य स्वीकार करने का प्रस्ताव किया, किंतु सुल्तान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर इंग्लैंड तथा रूस ने 1827 में लंदन की संधि करके ग्रीस को टर्की के संप्रभुत्व के अंतर्गत एक राज्य बनाने का तथा टर्की को इसके लिए विवश करने का निश्चय किया। फ्रांस भी इस संधि में शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया तथा प्रशा को भी इस कार्यवाही में साथ लेने का प्रयत्न किया गया, किंतु मेटरनिख ने सहयोग करना तो दूर रहा, कैनिंग की नीति को विफल करने के अनेक प्रयत्न किए। इस पर तीनों राज्यों का एक सम्मिलित पत्र सुल्तान को भेजा गया और साथ ही अंग्रेज तथा फ्रेंच बेड़ों को भूमध्य सागर में सतर्क रहने का आदेश दिया गया। मोहम्मद अली के जहाजों ने इस सम्मिलित बेड़े पर नेवेरिनो के बंदरगाह में गोली चलाई, जिस पर युद्ध शुरू हो गया और तुर्की बेड़ा नष्ट कर दिया गया। ये घटना 20 अक्टूबर 1827 की है। रूस की विजय। नेवेरिनो के युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण हुए। वहां की तोपों की गरज ने संसार को एक स्वतंत्र ईसाई राष्ट्र के जन्म की सूचना दी। उससे ग्रीस को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, परंतु इसके साथ ही सम्मिलित हस्तक्षेप का फल अकेले रूस के हाथ लगा। नेवेरिनो के युद्ध के 2 महीने पहले ही कैनिंग की मृत्यु हो चुकी थी। उसके उत्तराधिकारी वेलिंगटन ने उसकी सुदृढ़ कूटनीति के फल नष्ट कर दिए। नेवेरिनो के युद्ध को एक अशुभ घटना बताकर उसने टर्की से उसके लिए खेद प्रकट किया। अब जिस बात को कैनिंग रोकना चाहता था वही हुई और समस्त स्थिति रूस के हाथों में चली गई। सुल्तान ने जिहाद की घोषणा की, जिस पर रूस ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आरंभ में तो रूस की सेनाओं से कुछ न बन पड़ा, परंतु शीघ्र ही उन्हें सफलता प्राप्त होने लगी। उन्होंने बाल्कन पर्वत को पार करके एड्रियानोपल को ले लिया और कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ना शुरू किया। फ्रांस तथा इंग्लैंड रूस के इस कदम से चिंतित हो उठे। वो पूर्वी समस्या को अकेले रूस के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते थे। अतः जुलाई 1828 में दोनों की सम्मति से एक फ्रेंच सेना मोरिया पहुंची, जिसने इब्राहिम की सेना को मोरिया छोड़ने के लिए विवश किया। टर्की और मिस्र दोनों की सेनाओं से मोरिया मुक्त हो गया। उधर काला सागर के पूर्व में भी रूसी सेनाओं ने टर्की से कार्स तथा अर्ज रूम के प्रदेश छीन लिए। निदान सुल्तान को हार मानकर एड्रियानोपल की संधि स्वीकार करनी पड़ी, जिसका महत्व पूर्वी समस्या के लंबे इतिहास में केनार्डजी की संधि से कुछ ही कम है। एड्रियानोपल की संधि। इसके अनुसार रूस ने डेन्यूब नदी के अंदर के बड़े द्वीपों के अतिरिक्त टर्की के समस्त विजित प्रदेश छोड़ दिए, परंतु टर्की के कॉकेशस प्रदेश में जॉर्जिया तथा अन्य प्रांतों पर रूस का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। काला सागर तथा डेन्यूब नदी के समस्त तटस्थ देशों के जहाजों को आने जाने की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी। मोल्डेविया तथा वालेशिया को रूस के संरक्षण में वस्तुतः स्वतंत्रता देनी पड़ी। टर्की के अंदर रहने वाले रूसी व्यापारियों पर अपना न्यायाधिकार रूस के राजदूतों को सौंपना पड़ा और ग्रीस के संबंध में लंदन की संधि को स्वीकार करके वस्तुतः ग्रीस की स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ा। पृष्ठ 190। उल्लेखनीय बात यह है कि रूस की परंपरागत नीति कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ने तथा टर्की की अधिक से अधिक भूमि अपने राज्य में शामिल करने की थी, परंतु इस संधि में रूस ने यूरोप में अपने लिए कुछ नहीं लिया। 1829 में निकोलस ने रूसी राजनीतिज्ञों की एक समिति टर्की के साम्राज्य के विघटन के परिणामों पर विचार करने के लिए नियुक्त की थी। उस समिति का विचार था कि टर्की का अधिक विघटन रूस के हित में नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उसके स्थान पर छोटे छोटे सुदृढ़ राज्य बन जाएंगे, जिन पर रूस अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। उसकी दृष्टि में रूस के लिए यही बात हितकर थी कि टर्की का साम्राज्य बना रहे और शांतिपूर्ण उपायों से उस पर पूर्ण अंकुश रखा जाए। निकोलस को यह सम्मति पसंद तो नहीं आई, परंतु अगले 10 वर्ष तक उसने इसी सम्मति के अनुसार काम किया। ग्रीस की स्वतंत्रता।
मार्च 1828 में ग्रीस के प्रश्न पर विचार करने के लिए लंदन में बड़े राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें 22 मार्च को एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार ये निश्चय हुआ कि ग्रीस स्वतंत्र राज्य होगा, परंतु टर्की को वार्षिक भेंट देगा। उसका राज्य यूरोपीय सत्ताओं द्वारा चुना जाएगा और उसकी सीमा पश्चिम में आल्टा की खाड़ी से लेकर पूर्व में बोलो की खाड़ी तक निश्चित की गई। क्रीमिया का युद्ध 1828 से 29 के रूसी तुर्की युद्ध तथा एड्रियानोपल की संधि की धाराओं के कारण बाल्कन राज्यों में रूस का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे रूस के सम्मान और प्रतिष्ठा में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। यूनान तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त हो गया था, जिसके कारण वो यूरोप के अन्य राज्यों की तुलना में रूस का अधिक आभारी हो गया था। मोल्डेविया और वालेशिया के राज्यों पर भी रूस का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था, किंतु फिर भी रूस संतुष्ट नहीं था। रूस का सम्राट जार निकोलस प्रथम रूस के प्रभाव को और अधिक बढ़ाना चाहता था। रूस के प्रयास ने पूर्वी समस्या को पुनः उन्मुक्त कर दिया और इस हेतु लड़ा गया युद्ध क्रीमिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्रीमिया के युद्ध के कारण क्रीमिया के युद्ध के कारणों को ढूंढ पाना एक अत्यंत कठिन कार्य है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अनुसार रूस के जार निकोलस प्रथम की स्वार्थप्रियता मुख्य रूप से युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार नेपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षाएं युद्ध के लिए उत्तरदायी थीं। अतः इसके संबंध में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण का जानना अत्यंत आवश्यक है। टर्की के साम्राज्य के ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न। नेपोलियन तृतीय ने कैथोलिकों को प्रसन्न करने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए टर्की के साम्राज्य के अंतर्गत पैलेस्टाइन में स्थित जेरूसलम तथा बेथलेहम के ईसाई तीर्थ स्थानों को पुनः लैटिन साधुओं के अधिकार में लाने के लिए टर्की के सुल्तान को लिखा। 1535 की एक संधि के अनुसार टर्की के सुल्तान ने फ्रेंच व्यापारियों को अपने साम्राज्य में कई विशेषाधिकार दिए थे। जो फ्रेंच लोग वहां बसते थे, उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। पवित्र ईसाई तीर्थ स्थानों की साज संभाल तथा उनके संरक्षण का अधिकार भी फ्रेंच कैथोलिक पादरियों को सौंप दिया गया था और टर्की के साम्राज्य में होते हुए भी इन सब पर फ्रांस का संरक्षण स्वीकार किया गया था। बाद में इस संधि की 1581, 1587, 1607 तथा 1740 में पुष्टि की गई थी और इस प्रकार टर्की के साम्राज्य में फ्रांस की एक विशिष्ट स्थिति थी। रोमन कैथोलिक साधुओं के अतिरिक्त ग्रीक चर्च के साधु भी टर्की के साम्राज्य में रहते थे, जो उसी प्रकार रूस के जार के संरक्षण में थे, परंतु क्रांति के समय से फ्रांस को इस मामले में कोई रुचि नहीं रही। लैटिन साधु भी अपने कर्तव्य पालन में ढील करने लगे और धीरे धीरे ईसाई तीर्थ स्थानों पर ग्रीक चर्च के साधुओं का अधिकार हो गया। पृष्ठ 191। 1850 में लुई नेपोलियन ने, जो अपने चाचा के समान ये समझता था कि गौरव पूर्व दिशा से प्राप्त होता है, कैथोलिक दल को प्रसन्न करने के लिए इस ओर ध्यान दिया और टर्की के सुल्तान को लैटिन साधुओं को उनके प्राचीन अधिकार लौटा देने के लिए लिखा। इसमें उसे कई लाभ दिखाई देते थे। उसने सोचा कि इस कार्य से प्राचीन धर्म युद्धों के समय की परंपराएं पुनः जागृत होंगी और ग्रीक चर्च के साधुओं से होने वाले संघर्ष के कारण उनके संरक्षक रूस के जार से युद्ध छिड़ गया तो मास्को की पराजय तथा 1840 के लुई फिलिप के समय के राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने का बड़ा सुंदर मौका हाथ लगेगा। 1852 में उसने अपनी मांग फिर दोहराई और ऑस्ट्रिया तथा अन्य कैथोलिक राज्यों ने भी उसका समर्थन किया। इस पर कुछ हीला हवाला करने के बाद सुल्तान ने नेपोलियन की मांग स्वीकार कर ली। रूस का हस्तक्षेप। परंतु इस बात से जार निकोलस बड़ा रुष्ट हुआ। उसने ग्रीक साधुओं का समर्थन किया और उनके अधिकार उन्हें वापस देने के लिए सुल्तान को लिखा। सुल्तान की स्थिति बड़ी कठिन हो गई, परंतु उसने एक चाल खेली। उसने एक पत्र तो फ्रेंच राजदूत को लैटिन साधुओं को दिए हुए अधिकार की पुष्टि करते हुए लिखा और जेरूसलम के प्रमुख ग्रीक साधु को भी एक फरमान प्रदान किया। दोनों लेखों की भाषा भिन्न थी। फ्रांस तो संतुष्ट हो गया, परंतु निकोलस को इससे संतोष नहीं हुआ। उसने मार्च 1853 में अत्यंत उद्धत कूटनीतिज्ञ मेंशिकोव को विशेष दूत नियुक्त कर कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा और उसके द्वारा तीर्थ स्थानों के संबंध में पूर्णतया संतोषप्रद व्यवस्था की ही मांग नहीं की, बल्कि केनार्डजी की संधि के आधार पर टर्की के समस्त साम्राज्य में जितने ग्रीक चर्च के अनुयायी थे उन पर जार के संरक्षण की मांग की। जार निकोलस की नीति। इस समय जार निकोलस ने टर्की के साम्राज्य को बनाए रखने की नीति को त्याग कर उसे समाप्त करने की नीति अपना ली थी। उसे अपनी योजनाओं में इंग्लैंड के सहयोग की आशा थी।
1844 में वो इंग्लैंड गया था और उसने लॉर्ड एबरडीन से टर्की के साम्राज्य के अंग भंग का प्रस्ताव किया था, जिसमें इंग्लैंड का भाग इजिप्ट रखा गया था। उसका विचार था कि एबरडीन ने उसकी योजना स्वीकार कर ली थी। जनवरी 1853 में उसने सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित अंग्रेजी राजदूत हैमिल्टन सेमूर से भी इसी योजना पर बातचीत की, परंतु इंग्लैंड को ये योजना स्वीकार नहीं थी। ये टर्की के साम्राज्य को उतना निर्बल नहीं समझता था जितना निकोलस और उसे बनाए रखना चाहता था। वो निकोलस की ईसाइयों के संरक्षण की मांग का भी समर्थन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे भय था कि निकोलस इस स्थिति से आगे बढ़कर यूरोपीय टर्की पर अधिकार कर लेगा, जिससे पूर्वी भूमध्य सागर में ब्रिटिश व्यापार को तथा भारत को जाने वाले मार्ग को भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इधर कुछ दिनों से इंग्लैंड का फ्रांस से भी संबंध अच्छा था, जिसकी टर्की संबंधी नीति भी इंग्लैंड जैसी ही थी। उसने ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को छोड़कर किए जाने वाले समझौते पर आपत्ति की और बड़ी शिष्टता किंतु दृढ़ता के साथ जार की योजना को अस्वीकार कर दिया। मेंशिकोफ ने बड़ी उद्धता के साथ अपनी मांग पेश की। इस समय कॉन्स्टेंटिनोपल में इंग्लैंड का राजदूत स्ट्रेटफोर्ड रेडक्लिफ था, जिसका सुल्तान पर बड़ा प्रभाव था। पृष्ठ 192। वो स्वयं रूस से बहुत नाराज था। उसकी सलाह से सुल्तान ने तीर्थ स्थानों के संबंध में तो रूस को रियायतें दे दी, परंतु दूसरी मांग को ठुकरा दिया। इस पर क्रुद्ध होकर और इस निर्णय का विरोध करके मेंशिकोफ और उसके साथी रूसी दूतावास के लोग कॉन्स्टेंटिनोपल छोड़कर चले गए। ऐसा आभास होने लगा मानो युद्ध होकर ही रहेगा। टर्की के साम्राज्य में रूसी सेनाओं का प्रवेश। ये आशंका शीघ्र ही सत्य हो गई। रूस की सेना जुलाई 1853 में प्रुथ नदी को पार कर टर्की के साम्राज्य में घुस पड़ी और उन्होंने मोल्डेविया तथा वालेशिया प्रांतों पर अधिकार कर लिया। इससे स्थिति काफी गंभीर हो गई। यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता कि युद्ध छिड़ गया, क्योंकि इन प्रदेशों में रूस को कुछ अधिकार प्राप्त थे। जार ने यूरोपीय राज्यों को सूचना दी कि इन प्रांतों पर अधिकार करने का अर्थ युद्ध नहीं, वरन अपनी न्याय युक्त मांग की पूर्ति के लिए गारंटी प्राप्त करना था। इंग्लैंड और फ्रांस का रुख। इंग्लैंड, फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया इस स्थिति को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। रूसी सेनाओं द्वारा प्रुथ नदी पार किए जाने की सूचना के साथ ही इंग्लैंड तथा फ्रांस का सम्मिलित बेड़ा बेसिका की खाड़ी को रवाना किया जा चुका था और इंग्लैंड का विदेश मंत्री पामस्टर्न तो ये प्रकट करने के लिए कि इंग्लैंड रूस की इन हरकतों को सहन करने को बिल्कुल तैयार नहीं था, इस सम्मिलित बेड़े को काला सागर तक भेजने को तैयार था। नेपोलियन को, जैसा हम देख चुके हैं, युद्ध से कई लाभ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और इसी दृष्टि से उसने अपना बेड़ा इंग्लैंड के बेड़े के साथ टर्की को नैतिक समर्थन प्रदान करने के लिए पूर्व की ओर रवाना कर दिया था। ऑस्ट्रिया को भी इस मामले में दिलचस्पी थी, क्योंकि ये संघर्ष उसके बिल्कुल निकट हो रहा था और ऐसे ही प्रदेश में हो रहा था जिस पर उसकी आंखें लगी हुई थी। युद्ध रोकने के प्रयत्न। नेपोलियन तो युद्ध चाहता था, परंतु इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एबरडीन युद्ध से झिझकता था और ऑस्ट्रिया भी युद्ध को रोकना चाहता था। अतः इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा प्रशा के प्रतिनिधियों का जुलाई 1853 में वियना में एक सम्मेलन हुआ और सर्वसम्मति से एक पत्र रूस तथा टर्की दोनों को भेजा गया, जिसके द्वारा दोनों से ईसाई मत के संरक्षण से संबंधित केनार्डजी तथा एड्रियानोपल की संधियों की भाषा एवं उनके भावों को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। वियना में एकत्रित राजनीतिज्ञों को विश्वास था कि इस प्रकार समस्या हल हो जाएगी, परंतु समस्या हल न हुई। रूस का पहले से दावा था कि उन संधियों के अनुसार ईसाइयों के संरक्षण का अधिकार उसी का था और इस पत्र में यही आशय समझकर उसे स्वीकार कर लिया, परंतु वास्तव में पत्र की भाषा संदिग्ध थी। अंग्रेज राजदूत स्ट्रेटफोर्ड रेडक्लिफ ने सुल्तान से पत्र का आशय स्पष्ट करवाने का आग्रह किया और उसके प्रभाव में उसने संरक्षण के साथ सुल्तान द्वारा जोड़कर पत्र को स्वीकार कर लिया। रूस ने इस संशोधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु स्ट्रेटफोर्ड के प्रोत्साहन पर सुल्तान अड़ गया और जो समस्या यदि सुलझती नहीं तो स्थगित अवश्य हो जाती, वो और भी तीव्र हो गई और युद्ध अवश्यंभावी दिखाई देने लगा। इस परिस्थिति को उत्पन्न करने की जिम्मेदारी स्ट्रेटफोर्ड की थी। रूस के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ।
सुल्तान को इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता की पूर्ण आशा थी और उनकी सहायता से वो रूस की धमकी को समाप्त कर देने की आशा करता था। उसने रूस को मोल्डेविया तथा वालेशिया खाली कर देने को कहा और युद्ध छेड़ दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस का सम्मिलित बेड़ा टर्की को नैतिक सहायता देने के लिए डार्डेनेलीज के जल संयोजक में घुस गया और जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल के निकट था, उसी समय रूसी बेड़े ने साइनोप के निकट टर्की के बेड़े पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। पृष्ठ 193। इंग्लैंड और फ्रांस में रूस की कार्यवाही पर क्रोध बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड में इस समय पामस्टन का प्रभाव बढ़ रहा था। साइनोप के हत्याकांड पर जनमत उबल पड़ा और रूस के विरुद्ध, जिससे भारत में ब्रिटिश हितों को खतरा था, युद्ध छेड़ने की मांग जोरदार हो गई। परंतु एबरडीन अब भी झिझक रहा था। नेपोलियन टर्की की सहायता करना चाहता था, परंतु इंग्लैंड के सहयोग के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहता था। जनवरी 1854 के प्रारंभ में इंग्लैंड तथा फ्रांस का सम्मिलित बेड़ा काला सागर में प्रवेश कर गया। इस समय नेपोलियन ने भी युद्ध रोकने की दृष्टि से निकोलस को स्वयं को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा, जिसमें उसने ये प्रस्ताव किया कि रूसी सेना टर्की के प्रदेशों से हट जाए और इंग्लैंड तथा फ्रांस का बेड़ा काला सागर से हट जाए, जिसके बाद संधि के लिए बातचीत आरंभ हो। परंतु निकोलस ने बड़ी हेकड़ी से उत्तर दिया कि रूस ये प्रमाणित कर देगा कि वो 1854 से भी वैसा ही है जैसा 1812 में था। इस उत्तर से शांति की आशा मिट गई और मार्च 1854 में फ्रांस तथा इंग्लैंड ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया और प्रशा तटस्थ रहे। निकोलस को आशा थी कि पुराने उपकारों के बदले में ऑस्ट्रिया उसका साथ अवश्य देगा, परंतु उसने श्वार्जेनबर्ग की ये भविष्यवाणी सत्य कर दी कि ऑस्ट्रिया अपनी कृतज्ञता से संसार को चकित कर देगा। वो केवल तटस्थ ही नहीं रहा, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, उसने कई बार रूस को धमकाया और उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी किया। ऑस्ट्रिया का रुख। रूसी सेनाओं ने 23 मार्च को वालेशिया से बढ़कर डेन्यूब नदी को पार किया और सिलिस्ट्रिया का घेरा डाला, परंतु टर्की की सेनाओं ने बड़ी दृढ़ता से उनका विरोध किया और सेनाएं सिलिस्ट्रिया न ले सकीं। मई के अंत में अंग्रेजी और फ्रेंच सेनाएं टर्की की सेनाओं की सहायता करने के लिए वारना में उतरी और आगे बढ़ने लगीं। इसके एक सप्ताह के अंदर ही ऑस्ट्रिया ने रूस से मोल्डेविया तथा वालेशिया से अपनी सेना की मांग की। निकोलस को ऐसी स्थिति में दबना पड़ा। रूसी सेनाओं ने सिलिस्ट्रिया से हटकर डेन्यूब नदी को पार किया और धीरे धीरे दोनों प्रदेश खाली कर दिए। ज्यों ही उन प्रदेशों से रूसी सेनाएं हटी, ऑस्ट्रिया ने टर्की से बातचीत करके वहां अपनी सेनाएं भेज दी। मोल्डेविया और वालेशिया से रूसी सेनाओं के हट जाने के बाद युद्ध बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि युद्ध का कारण रूस द्वारा इन प्रदेशों पर अधिकार कर लेना ही था। परंतु मित्र राष्ट्र इतने से ही असंतुष्ट न होकर उसे नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने रूस के सामने 4 प्रस्ताव रखे और उन्हें स्वीकार करने का उसे आदेश दिया। 1. मोल्डेविया तथा वालेशिया के प्रदेशों पर रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया जाए। 2. डेन्यूब नदी में सब राष्ट्रों के जहाज निर्बाध आ जा सके। 3. टर्की, जो अभी तक यूरोपीय एवं असभ्य समझा जाता था, को यूरोपीय राज्य समाज में सम्मिलित कर लिया जाए। और 4. रूस टर्की के ग्रीक चर्च की अनुयायी प्रजा पर अपने संरक्षण का अधिकार त्याग दे। रूस को इन मांगों को स्वीकार करने में संकोच हुआ और बड़े हीले हवाले के बाद नवंबर में उसने अपनी स्वीकृति दी। परंतु इंग्लैंड और फ्रांस उतनी देरी सहन न कर सके और उन्होंने सितंबर में ही अपनी सेनाएं वारना से क्रीमिया प्रायद्वीप को सेवेस्टोपोल पर अधिकार करने के लिए लॉर्ड रेगनल तथा सेंट आर्नोद के नेतृत्व में रवाना कर दी। क्रीमिया पर आक्रमण। सेनाएं 14 सितंबर को यूपेटोरिया में उतरी। 20 सितंबर को आल्मा की लड़ाई में रूसी सेना हारी और सेवेस्टोपोल के गढ़ का रास्ता आक्रमणों के लिए खुल गया। यदि सेनाएं दृढ़ता के साथ रूसी सेना का पीछा करती तो गढ़ उनके हाथों में आ जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देर की और अंत में गढ़ का घेरा डाला। पृष्ठ 194। इस देरी का रूसी जनरल टोडलबेन ने लाभ उठाया और गढ़ की रक्षा की पूरी तैयारी कर ली। इतने ही दिनों में जाड़ा बढ़ गया और अंग्रेजों तथा फ्रेंच सेनाओं को सर्दी के साथ साथ रसद, औषधि आदि के प्रबंध से बड़ी परेशानी होने लगी। रूसियों ने 2 बार घेरा तोड़ने का प्रयास किया, परंतु दोनों बार 25 अक्टूबर को बोलाक्लोवा की लड़ाई में और 5 नवंबर को इनकरमैन की लड़ाई में बुरी तरह से हारे। अंग्रेजी और फ्रेंच सेना को भी भारी हानि हुई। टोडलबेन शत्रुओं के आक्रमणों का मुकाबला करता रहा और गढ़ की रक्षा करता रहा। 14 नवंबर को समुद्र में एक भारी तूफान उठा, जिससे बेलाक्लावा के बंदरगाह में अंग्रेजों के कई सामान ढोने वाले जहाज नष्ट हो गए।
जाड़े भर अंग्रेजी और फ्रेंच सेनाएं भयंकर कष्ट उठाती रहीं। रसद का पहुंचना बंद हो गया और बीमारी फैलने लगी। घायलों एवं बीमारों की देखभाल का कोई प्रबंध नहीं था। अस्पतालों में घायलों तथा बीमारों की भीड़ लगी हुई थी। उनके लिए न कपड़ों की, न दवा की, न बिस्तर की और न ठीक ठीक खाने पीने की ही व्यवस्था थी। सफाई का तो नाम भी न था। इसी दशा में हैजा फैल गया और असंख्य लोग बेमौत मरने लगे। परंतु धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। इंग्लैंड से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने स्वयं सेवकों सहित वहां पहुंची और उसने बीमारों एवं घायलों की सेवा का प्रबंध किया। लॉर्ड एबरडीन के स्थान पर पामस्टन प्रधानमंत्री बना और उसने ठीक ठीक व्यवस्था की। जनवरी 1855 में सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने भी रूस से युद्ध छेड़कर 18,000 सैनिक अंग्रेजी और फ्रेंच सेनाओं की सहायता के लिए भेजे, जो बड़े अच्छे मौके पर पहुंचे। निकोलस की मृत्यु। मार्च 1855 में जार प्रथम निकोलस की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर द्वितीय अलेक्जेंडर जार बना। वो शांति प्रिय था और शीघ्र ही संधि कर लेता, परंतु फ्रेंच और अंग्रेजी सेनाएं सेबास्टोपोल पर अधिकार करने पर तुली हुई थी। बसंत आने पर युद्ध की सरगर्मी फिर से शुरू हो गई। सेबास्टोपोल पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजी सेना ने रीडन और फ्रेंच सेना ने मेलकॉफ पर आक्रमण किया, परंतु रूसियों ने दोनों आक्रमणों को विफल कर दिया। अगस्त में रूसियों ने आक्रमण किया, परंतु सार्डिनिया की सेना ने उन्हें मार भगाया। इसी बीच में अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों सेनाओं के कमांडर बदल गए। सितंबर में फिर आक्रमण हुआ। फ्रेंच सेनाओं ने मेलकॉफ पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी रीडन तो ले लिया, पर वे पीछे हटा दिए गए। किंतु अब सेबास्टोपोल की रक्षा असंभव हो गई। रूसियों ने अपनी बारूद में आग लगा दी और गढ़ छोड़ दिया। युद्ध का अंत। नेपोलियन फ्रेंच सफलता से संतुष्ट होकर अब संधि करने के लिए उत्सुक था। उधर रूस ने एशिया में टर्की से कार्स नामक प्रदेश छीन लिया था, जिससे उससे अपमानजनक संधि करने पर विवश किए जाने का भय न रहा। इसी समय ऑस्ट्रिया ने दोनों पक्षों को मान्य संधि कराने का प्रस्ताव किया। दोनों पक्षों ने प्रस्ताव स्वीकार किया और युद्ध बंद हो गया। पेरिस की संधि। संधि सम्मेलन पेरिस में हुआ, जहां 30 मार्च 1856 को संधि पर हस्ताक्षर हुए। उसके अनुसार नंबर 1, टर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा के विशेषाधिकार की पुनः पुष्टि की और रूस सहित सभी सत्ताओं ने सुल्तान तथा उसकी प्रजा के बीच हस्तक्षेप करने का अधिकार त्याग दिया। पृष्ठ 195। 2, टर्की यूरोपीय राज्यमंडल में सम्मिलित कर लिया गया, अर्थात उसकी गणना यूरोप के बड़े राज्यों में होने लगी और सभी सत्ताओं ने उसे उसके साम्राज्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी। 3, मोल्डेविया तथा वालेशिया पर से रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। इन प्रदेशों पर टर्की की संप्रभुता बनी रही और सब सत्ताओं ने उसके विशेषाधिकारों की गारंटी दी। 4, सर्बिया में स्वतंत्रता की भी इसी प्रकार गारंटी दी गई। 5, डेन्यूब नदी में सभी देशों के जहाजों का यातायात निर्बाध हो गया और बेसेरेबिया का प्रदेश मोल्डेविया को देकर रूस को डेन्यूब नदी के किनारे से हटना स्वीकार करना पड़ा। 6, कार्स का प्रदेश टर्की को तथा क्रीमिया रूस को वापस मिल गया। 7, काला सागर तटस्थ बना दिया गया। उसमें किसी भी देश के, यहाँ तक कि रूस के तथा टर्की के भी लड़ाई के जहाजों का आना जाना निषिद्ध ठहराया गया और उसके तट पर शस्त्रागारों का निषेध कर दिया गया। युद्ध में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों के उद्देश्य। इस प्रकार साधुओं के अधिकार के प्रश्न को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हुआ, जिसमें हजारों व्यक्ति हताहत हुए और जिसमें शस्त्रों की अपेक्षा बीमारी से मृत्यु अधिक हुई। जैसा हम देख चुके हैं, साधुओं के अधिकार की रक्षा का तो बहाना था, संधि में उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। वास्तव में युद्ध में भाग लेने वाले राष्ट्रों के भिन्न भिन्न लक्ष्य थे, जिनकी पूर्ति के लिए वे लड़ रहे थे। निकोलस टर्की पर अपना प्राधान्य जमाना चाहता था। इंग्लैंड टर्की की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि उसे रूस के प्राधान्य ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने हितों को तथा भारतवर्ष के मार्ग को भयंकर खतरा नजर आता था। नेपोलियन फ्रांस में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहता था और कैथोलिक साधुओं के लिए युद्ध लड़कर फ्रांस की बहुसंख्यक कैथोलिक जनता का समर्थन प्राप्त करना तथा रूस को हराकर मॉस्को की पराजय का बदला लेकर फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना चाहता था। सार्डिनिया को युद्ध में शामिल करने वाला उसका योग्य प्रधानमंत्री कावूर था, जो इस युद्ध में सार्डिनिया को शामिल करके इटली के स्वातंत्र्य युद्ध में किसी शक्ति का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध में सीधा तो कोई भाग नहीं लिया, परंतु वो तटस्थ नहीं था।
बाल्कन प्रायद्वीप की ओर से उसकी आंखें लगी थीं और वो उस प्रदेश में रूस के प्राधान्य को अपने लिए अनिष्टकारी समझता था। मोल्डेविया तथा वालेशिया पर रूस का अधिकार तात्कालिक दृष्टि से भी उसके लिए हानिकारक था, क्योंकि उसके द्वारा डेन्यूब नदी के उसके यातायात को खतरा पहुंचता था और ऑस्ट्रिया का अधिकांश व्यापार डेन्यूब नदी द्वारा ही होता था। उसकी मनोवृत्ति रूस के प्रति सदा शत्रुतापूर्ण बनी रही और उसने 2 बार धमकाया भी। जब अंत में रूस संधि करने के लिए तैयार हुआ तो उसका कारण भी ऑस्ट्रिया की धमकी ही था। युद्ध के परिणाम एवं महत्व। इस युद्ध की बुद्धिमत्ता के संबंध में तो बड़ा विषम मतभेद है। उसमें अपार धनजन की हानि हुई, परंतु ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि ये युद्ध बिल्कुल ही निरुद्देश्य एवं निष्फल हुआ। रूस की दक्षिण की ओर प्रगति कम से कम अस्थायी रूप में रुक गई और टर्की के साम्राज्य को नया जीवन प्राप्त हो गया। पृष्ठ 196। इसके साथ ही यूरोपीय सत्ताओं ने रूस की पूर्वी समस्या को स्वयं अकेले ही सुलझाने के अधिकार को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। किंतु यदि जरा ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये लाभ बिल्कुल निस्सार थे। पेरिस का शांति सम्मेलन पूर्वी समस्या को सुलझाने के लिए हुआ था, किंतु उसने उसे और भी कठिन बना दिया। टर्की को स्वतंत्रता और उसके साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिल गई, जिसका अर्थ था कि उस अशांत प्रदेश में यूरोपीय सत्ताओं की सम्मति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। इस तरह इस प्रकार से परिवर्तन असंभव हो गया, क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं, इस विषय पर यूरोप की महान सत्ताओं का एकमत होना असंभव था। मित्र राष्ट्रों का अनुमान था कि टर्की का सुल्तान सुधार की नीति का अवलंबन करने अपनी ईसाई प्रजा को संतुष्ट करेगा। टर्की अन्य सभ्य राज्यों की कोटि में आ जाएगा, परंतु सुल्तान ने अपने वचन का पालन नहीं किया और उसकी ईसाई प्रजा की स्थिति और भी खराब हो गई। काला सागर को तटस्थ बनाना रूस को अपमानित करना नहीं, उसे अत्यंत निर्बल कर देना था और यह निश्चित था कि रूस इस स्थिति में चुप नहीं बैठा रहेगा तथा आगे चलकर मौका देखकर इस अपमान को धोने का प्रयास अवश्य करेगा। 14 वर्ष बाद उसे यह अवसर मिला और बिस्मार्क से समझौता करके उसने उसकी तटस्थता भंग कर दी और अपने लड़ाई के जहाज उसमें रखना शुरू कर दिया। 1878 में उसने बेसारेबिया को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। रूस की दक्षिण की ओर प्रगति तो इस व्यवस्था द्वारा रुक गई, परंतु इस दिशा में रोके जाने पर उसने मध्य एशिया में बढ़ना प्रारंभ किया और वो वर्षों तक इंग्लैंड के लिए उधर परेशानी का एक कारण बना रहा। निकोलस की टर्की के साम्राज्य के बंटवारे की योजना को अस्वीकार करके इंग्लैंड ने यहाँ का लाभ उठाया, ये नहीं कहा जा सकता। निकोलस यूरोप से टर्की को निकालकर बाल्कन प्रायद्वीप को कई ईसाई राज्यों में विभक्त करना चाहता था। इंग्लैंड ने इसको रोकने का प्रयत्न किया, परंतु बाद में चलकर ऐसा ही हुआ। जो बाद में हुआ उसे रूस पहले ही कर देना चाहता था। इससे बाल्कन प्रायद्वीप में उसका प्रभाव बढ़ जाता। इस शंका के लिए उस समय भी कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता था। ग्रीस को स्वतंत्र होने में मुख्य सहायता रूस से प्राप्त हुई थी, परंतु स्वतंत्र होने के बाद ग्रीस का जो रवैया रहा, उससे जार को ये आशा नहीं हो सकती थी कि जिन लोगों को वो स्वतंत्र होने में सहायता करेगा वे सब सदा उसके प्रति कृतज्ञ बने रहेंगे। यदि उसकी योजना सफल हो जाती तो एक निर्बल टर्की के साम्राज्य के स्थान पर कई सशक्त एवं परस्पर लड़ते हुए ईसाई राज्य स्थापित हो जाते। इंग्लैंड और फ्रांस टर्की के साम्राज्य को बनाए रखना चाहते थे, परंतु बाद में उन्होंने इस संबंध में अपनी भूल महसूस की और प्रथम महायुद्ध के पहले तक वो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार वास्तव में जिन उद्देश्यों को सामने रखकर ये युद्ध लड़ा गया था, उनकी दृष्टि से ये युद्ध बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हुआ। इंग्लैंड को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे उसका अंतर्राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया। फ्रांस को भी इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। नेपोलियन की नीति व्यक्तिगत थी, राष्ट्रीय नहीं। जो कुछ लाभ हुआ वो नेपोलियन का व्यक्तिगत लाभ था। 1853 में उसकी स्थिति यूरोप में सुनिश्चित नहीं थी, परंतु 1856 में उसने यूरोप की सबसे महान शक्ति रूस को पराजित करके महान नेपोलियन की मास्को की पराजय का बदला ले लिया था और फ्रांस को यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बनाकर उसका गौरव बढ़ा लिया था। पृष्ठ 197। शांति सम्मेलन भी उसी के नेतृत्व में पेरिस में हुआ था और कई वर्षों के बाद फ्रांस का सम्राट फिर यूरोप का भाग्य निर्णायक बन रहा था। इटली पर प्रभाव। टर्की को छोड़कर इस युद्ध से सबसे अधिक लाभ इटली को पहुंचा।
काऊर ने युद्ध में सम्मिलित होने के पूर्व जो आशाएं बांधी थीं, वे पूरी हुईं। तशेर नायाब के युद्ध में इटालियन सैनिकों के साहस और उनकी सफलता ने नोवारा और कुस्टोजा के अपमान को धो दिया तथा एक सैनिक ताकत के रूप में सार्डिनिया की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। पेरिस के शांति सम्मेलन में वो ऑस्ट्रिया का प्रबल विरोधी होते हुए भी केवल सार्डिनिया का ही नहीं वरन इटली के प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुआ और उसने सम्मेलन के सामने इटली की दुर्दशा का चित्र खींचा। उसे इंग्लैंड की सहानुभूति तथा नेपोलियन का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्रीमिया के युद्ध में भाग लेने से सार्डिनिया को यूरोपीय राज्य समाज में स्थान प्राप्त हो गया और उसे इटली की स्वतंत्रता का समर्थक बनने का अधिकार एवं अवसर प्राप्त हो गया। पेरिस की कांग्रेस में काऊर का नेपोलियन से समझौता हो गया, जिसकी 2 वर्ष बाद प्लम्बियर्स की संधि में पुष्टि हुई और 1859 के युद्ध में उसका फल मिल गया। इस प्रकार इटली के स्वातंत्र्य संग्राम को आवश्यक सहायता प्राप्त हो गई और अंत में इटली की एकता तथा स्वतंत्रता संभव हो सकी। जर्मनी पर प्रभाव। अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध ने जर्मनी की एकता के प्रयत्न को भी सहायता पहुंचाई। इस युद्ध का ऑस्ट्रिया के भाग्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रिया के व्यवहार से रूस चिढ़ गया और वो उसका सदा के लिए शत्रु बन गया। मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया का प्राधान्य बहुत कुछ रूस के सहयोग पर निर्भर था। 1849 में हंगरी का विद्रोह रूस की सहायता से ही दबाया जा सका था और 1850 में ऑस्ट्रिया रूस की सहायता से ही प्रशा को नीचा दिखा सकता था। यूरोप में नेपोलियन के पतन के बाद से जो प्रतिक्रिया का राज्य चल रहा था, उसके आधार स्तंभ रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा ही थे। जब तक इन तीनों राज्यों में सहयोग बना रहा, तब तक यूरोप में प्रतिक्रिया कायम रही और समय समय पर लगने वाले उदारवादी एवं राष्ट्रीयतावादी धक्कों को सहती रही। परंतु इस युद्ध के फलस्वरूप इस प्रतिक्रियावादी गुट में फूट पड़ गई। रूस ऑस्ट्रिया से रुष्ट हो गया और प्रशा की ओर झुकने लगा। प्रशा इस युद्ध में तटस्थ रहा, परंतु उसकी स्थिति रूस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण ही रही। सत्तारूढ़ होने पर प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने इस स्थिति को अच्छी तरह समझकर उसका उपयोग ऑस्ट्रिया के बहिष्कार तथा प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की अपनी योजना के लिए, जिसमें उसे रूस की सहायता की आवश्यकता थी, किया। रूस और प्रशा के संबंध उत्तरोत्तर घनिष्ठ होते गए और जब 1866 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया से युद्ध छेड़ा तो रूस तटस्थ रहा। ऑस्ट्रिया अकेला पड़ गया और प्रशा ने उसे सफलता से परास्त कर दिया। 1866 में समस्त उत्तरी जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1870 में जब बिस्मार्क ने अंतिम कदम उठाया, उसमें रूस ने तटस्थ रहकर और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर डर बैठाकर सहायता की। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। यदि क्रीमिया का युद्ध न होता तो अगली 2 शताब्दियों में संयुक्त इटली तथा संयुक्त जर्मनी की सृष्टि न हो पाती। क्रीमिया के कीचड़ में से नवीन इटली तथा अप्रत्यक्ष रीति से नवीन जर्मनी का निर्माण हुआ। पृष्ठ 198। रूस पर प्रभाव। रूस पर भी इस युद्ध का हितकर प्रभाव पड़ा। इस युद्ध ने रूस वालों की आंखें खोल दी। 1812 के बाद से रूस की जो सैनिक प्रतिष्ठा बनी हुई थी, वो नष्ट हो गई। निकोलस का शासन अत्यंत प्रतिक्रियावादी तो था ही, इस युद्ध ने उसकी अयोग्यता तथा भ्रष्टता को भी प्रमाणित कर दिया। शासन का विरोध बढ़ने लगा और सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत होने लगी। द्वितीय अलेक्जेंडर के समय में सुधार का कार्य आरंभ हुआ और रूस के इतिहास में एक नए युग का प्रवेश हुआ। फ्रांस पर प्रभाव। जहां तक फ्रांस का संभव है, क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर नेपोलियन ने मास्को की पराजय का बदला लिया, फ्रांस का राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। मोल्डेविया और वालेशिया के रूस के संरक्षण से निकलकर भविष्य में रोमानिया को स्वतंत्र होने में सहायता देकर उसने यूरोप में उदारवादियों एवं राष्ट्रीयतावादियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे अपनी सफलता के लिए उसकी सहायता की आशा करने लगे। युगांतकारी युद्ध। क्रीमिया का युद्ध सामान्य अर्थ में यूरोपीय इतिहास में एक युगांतकारी युद्ध था। रूस में तो इससे प्रतिक्रिया के युग का अंत और सुधार युग का आरंभ हुआ ही, यूरोप में अन्यत्र भी इस युद्ध के बाद नए युग का आरंभ हुआ। हमने ऊपर मेटरनिक के पतन के साथ प्रतिक्रिया के युग का अंत होना बतलाया है। वास्तव में प्रतिक्रिया के युग का अंत पेरिस की संधि के साथ माना जाना चाहिए, क्योंकि इसी समय प्रतिक्रिया के प्रधान समर्थकों में फूट उत्पन्न हुई और उसके फलस्वरूप इटली तथा जर्मनी दोनों जगहों से ऑस्ट्रिया का बहिष्कार संभव हो सका। राष्ट्रीय एवं उदारवाद को सफलता प्राप्त हो सकी और वियना की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था समाप्त हो सकी।
इसके बाद ही बाल्कन प्रायद्वीप में राष्ट्रीयता ने जोर पकड़ा और पेरिस की संधि के बाद 6 वर्ष के अंदर ही मोल्डेविया तथा वालेशिया के प्रदेशों ने संयुक्त होकर स्वतंत्र रोमानिया का निर्माण कर लिया। पेरिस में संधि होने के उपरांत नेपोलियन ने इन दोनों प्रदेशों को संयुक्त करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रस्ताव किया था। रूस इस योजना से सहमत था, परंतु इंग्लैंड, जो सुल्तान की शक्ति को कम करना नहीं चाहता था, और ऑस्ट्रिया, जो ट्रांसल्वेनिया के रोमानियन कृषकों पर इस योजना के अनिष्टकारी प्रभाव से डरता था, राजी नहीं हुए। परंतु स्वतंत्र रोमानिया के जन्म को ये दोनों राज्य न रोक सके और राष्ट्रीयता के समर्थक नेपोलियन ने यूरोपीय राज्यों को समझाकर नए राज्य को उनकी स्वीकृति दिलाकर एक नवीन राष्ट्रीय राज्य की सृष्टि में सहायता की। शताब्दियों के इतिहास में ये पहला अवसर था जब इंग्लैंड और फ्रांस एक ही युद्ध में सम्मिलित हुए, किंतु एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, अपितु एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए। इस युद्ध के उपरांत जब भी दोनों देशों की सेनाएं मैदान में आईं, मित्र के रूप में ही आईं। फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध चाहे कितने ही कटु क्यों न रहे हों, इसके बाद उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं किया। इतना ही नहीं, ये पहला युद्ध था जिसमें स्त्रियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नेतृत्व में अपने ढंग से सहयोग दिया था, और ये पहला युद्ध था जिसमें घटनाक्रम को टेलीग्राफ एवं समाचार पत्रों ने प्रभावित किया। जिस युग में ये युद्ध लड़ा गया वो इतिहास का संधिकाल था। यूरोप का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन तेजी से बदल रहा था। जीवन के हर क्षेत्र में क्रियाशील आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उन राज्यों को जन्म दे रही थी जिनका विस्तार विशाल था, जनसंख्या घनी थी और अर्थव्यवस्था औद्योगिकृत थी। पृष्ठ 199। ये वे राज्य थे जो विस्तारवाद का अनुकरण करते हुए असुरक्षा एवं युद्ध की आशंका के वातावरण को उत्पन्न करने जा रहे थे। क्रीमिया के युद्ध ने यथास्थिति की जड़ शांति को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर रचनात्मक युद्धों के युग का आरंभ किया। इस प्रकार शांति से युद्ध के क्षेत्र में तथा मध्ययुगीन से आधुनिक व्यवस्था में अवतरण के समय यदि किसी घटना द्वारा निर्धारित करना हो तो वो घटना निसंदेह रूप से क्रीमिया का युद्ध ही है। प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न यूरोपियन शक्तियों के इसके प्रति दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, क्रीमिया का युद्ध एक अनावश्यक घटना थी, स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, रोगग्रस्त तुर्की साम्राज्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, सर्बिया के विद्रोह का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, ग्रीस की राष्ट्रीय जागृति की विवेचना कीजिए। प्रश्न 4, एड्रियानोपल की संधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, क्रीमिया के युद्ध के प्रमुख कारण लिखिए। प्रश्न 6, पेरिस की संधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न 7, क्रीमिया के युद्ध का महत्व बताइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, ग्रीस ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह का प्रारंभ किया था। 1, 1818 ईस्वी में। 2, 1819 ईस्वी में। 3, 1820 ईस्वी में। 4, 1821 ईस्वी में। उत्तर 4, 1821 ईस्वी में। प्रश्न 2, ग्रीस की स्वतंत्रता हेतु गठित गुप्त समितियों में सर्वप्रमुख थी। 1, मित्र समाज। 2, व्यापारी समाज। 3, कर्मचारी समाज। 4, सैन्य संगठन। उत्तर 1, मित्र समाज। प्रश्न 3, ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम के समय टर्की का शासक था। 1, सुल्तान महमूद प्रथम। 2, सुल्तान इब्राहिम। 3, सुल्तान महमूद द्वितीय। 4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3, सुल्तान महमूद द्वितीय। प्रश्न 4, क्रीमिया का युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1, 1850 ईस्वी में। 2, 1854 ईस्वी में। 3, 1855 ईस्वी में। 4, 1856 ईस्वी में। उत्तर 2, 1854 ईस्वी में। प्रश्न 5, 1853 ईस्वी में किसे विशेष दूत के रूप में जार ने कांस्टेंटिनोपल भेजा था। 1, रेडक्लिफ को। 2, सैमूर को। 3, प्रिंस मेक्सिकाफ को। 4, इनमें से किसी को नहीं। उत्तर 3, प्रिंस मेक्सिकाफ को। पृष्ठ 200। प्रश्न 6, क्रीमिया के युद्ध का मूल कारण चर्च की चाबियां भिक्षुओं को दिए जाने का प्रश्न था। किस विद्वान का कथन है। 1, मेटरनिक। 2, ट्रियर्स। 3, मेरियट। 4, लिप्सन। उत्तर 2, ट्रियर्स।
प्रश्न 7, 1855 ईस्वी में जार निकोलस के बाद कौन रूस की गद्दी पर बैठा था? 1. कैथरीन, 2. पीटर महान, 3. फ्रेडरिक, 4. जार अलेक्जेंडर द्वितीय। उत्तर 4. जार अलेक्जेंडर द्वितीय। प्रश्न 8, लंदन की संधि कब हुई थी? 1. 22 मार्च 1828 ईस्वी में, 2. 22 मार्च 1832 ईस्वी में, 3. 22 मार्च 1830 ईस्वी में, 4. इनमें से कोई नहीं। उत्तर 1. 22 मार्च 1828 ईस्वी में। प्रश्न 9, बाल्कन प्रायद्वीप में निवास करने वाले ईसाई लोगों का शोषण कौन करते थे? 1. तुर्की शासक, 2. सर्बिया का शासक, 3. ग्रीस के शासक, 4. इनमें से कोई नहीं। उत्तर 1. तुर्की शासक। पृष्ठ 201।